हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी का चैप्टर 6 का बी पार्ट जो है, जो आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले वारंट ऑफ अरेस्ट का पहला पार्ट मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें हमने सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 73 तक डिस्कस किए थे। तो वो सारे सेक्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं उन सेक्शंस को सेपरेटली देखना तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपका जो अदर प्लेलिस्ट वगैरह है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम लोग और मोटिवेट हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर 6 है सीआरपीसी का, जो आपका प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में बात करता है, इसमें आपका ए पार्ट जो था वो समन से रिलेटेड था, सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक। तो वो जो सेक्शंस हैं सेक्शन 61 से लेकर 69 तक, वो हम 3 पार्ट्स में हमने उसको बनाया है। साथ ही साथ में एक शॉर्ट, मतलब इन शॉर्ट भी हमने एक वीडियो बनाया है समन्स का, जिसमें आपके जो सारे सेक्शंस हैं ना, सेक्शन 61 से लेकर 69 तक, वो सारे के सारे सेक्शन आपको बहुत शॉर्ट में मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो वीडियो है आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है, और ये इसका सेकेंड पार्ट है इस सीरीज़ का, वारंट ऑफ अरेस्ट सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। फाइन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 73 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 74 से लेकर सेक्शन 77 तक बात करेंगे। फाइन। तो मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेक्शन 74 से लेकर 77 जो हैं वो आपके किसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो आपका सेक्शन 74 जो है वो बात करेगा वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 75 आपका बात करेगा नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। 76 विल बी रिलेटेड टू पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। ये सेक्शंस तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा। देन सेक्शन 77 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो ये चारों सेक्शन जो हैं 74 से लेकर 77 तक हम आज डिस्कस कर लेते हैं। और इसके जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं सेक्शन 78 से लेकर 81 तक, वो हम इसके थर्ड और लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये है आपका सेक्शन 74, जो बात करेगा आपका वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग। फाइन। तो इसमें क्या लिखा है, पहले हम वेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ये कहता है अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। ये आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। अब इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा, इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरीके से होगा, वो हम आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ वारंट इज इशूड specifically directed to a police officer, it can also be carried out by another police officer। तो ये सेक्शन कहता है कि मान लीजिए कि एक वारंट जो है वो स्पेसिफिकली किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है, मतलब जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो स्पेसिफिकली किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, उसको डायरेक्ट किया जाता है कि भाई आपको इस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो इट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय अनदर पुलिस ऑफिसर। तो उस केस में वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट है जो किसी स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है, वो कोई उस वारंट ऑफ अरेस्ट को कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर भी एग्जीक्यूट कर सकता है। बट इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, दिस सेकेंड ऑफिसर्स नेम मस्ट बी एंडोर्स्ड ऑन द वारंट बाय द ओरिजिनल ऑफिसर टू whom इट was इनिशियली डायरेक्टेड और एंडोर्स्ड। इसका मतलब है कि वो जो दूसरा पुलिस ऑफिसर है वो तभी वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगा जब जो ओरिजिनल ऑफिसर था ना, जिसको मतलब स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया गया था वो वारंट ऑफ अरेस्ट, वो आपका उस दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम उस वारंट ऑफ अरेस्ट में क्या करेगा, एंडोर्स करेगा कि भाई ये पर्सन जो है वो आपका वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा।
इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। सिंपल टर्म्स में क्या करें, मान लीजिए ऑफिसर ए है, ये है आपका कोई ऑफिसर ए, इसने इसको मतलब कोई वारंट ऑफ अरेस्ट रिसीव हुआ। दे कैन डेलीगेट इट्स एग्जीक्यूशन टू ऑफिसर बी बाय एडिंग ऑफिसर बीज नेम टू द वारंट। तो ये ए जो था ये आपका वो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, जिसको ओरिजिनली डेलीगेट की गई थी वारंट ऑफ अरेस्ट की, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो आपका ए ऑफिसर है ना, ये बी ऑफिसर को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता है। और इसको डेलीगेट करने का तरीका क्या है कि वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट है ना, उसमें वो उस बी ऑफिसर का नेम जो है वो मेंशन करेगा। फाइन। और एक बार अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो बी ऑफिसर होगा ना, जो दूसरा ऑफिसर है, ये क्या करेगा, ये वारंट ऑफ अरेस्ट को उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा जैसे कि आपका ओरिजिनली जो फर्स्ट ऑफिसर था वो कर सकता था। फाइन। तो ये जो प्रोविज़न है ना, ये प्रोविज़न आपका इंश्योर करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंश्योर एन एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स विद इन द पुलिस फोर्स। तो ये हमारा सेक्शन 74 आपका कंप्लीट हो गया। फाइन। तो ये जो सेक्शन 74 क्या करता है कि आपका एक तरीके से एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को जिसको वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको अथॉरिटी देता है कि वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को डेलीगेट कर सके। अब हम बात करते हैं सेक्शन 75 के बारे में, जो बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट के रिगार्डिंग। ओके। तो ये अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बियर एक्ट। बियर एक्ट क्या कहता है कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। तो इसको मैं पहले बेयर एक्ट से ही थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। ये क्या कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर या कोई भी दूसरा पर्सन जो वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, वारंट ऑफ एग्जीक्यूट कर रहा है, वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो ना जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसको ना अरेस्ट होने का सब्सटेंस, मतलब उसका जो कारण, जो रीज़न है, जो मेंशन किया गया वारंट में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और अगर ज़रूरी है, अगर ज़रूरी हो या अगर आपका जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो चाहता है कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट देखे, तो उस पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस वारंट को आपका उसको शो करे। फाइन। तो इसी को अब हम इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। दिस पार्ट एस्टैब्लिशेस अ ड्यूटी फॉर द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर इंडिविजुअल हु इज़ कैरिंग आउट एन अरेस्ट वारंट। तो बेसिकली ये आपका जो पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी, मतलब ड्यूटी इम्पोज करता है जो कि आपका अरेस्ट वारंट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। फाइन। पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन। तो इसमें आपका सब्सटेंस देयर ऑफ एंड इफ सो रिक्वायर्ड शेल शो हिम द वारंट, इन दोनों का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सब्सटेंस देयर ऑफ का मतलब है इट रेफर्स टू द एसेंशियल डिटेल्स और की इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन द वारंट। मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, या एसेंशियल डिटेल्स जो कि वारंट में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। किसको देंगे ये इन्फॉर्मेशन, जो वही पर्सन अरेस्ट हो रहा है। फाइन। और फिर ये क्या लिखा है कि इफ़ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। तो ये इफ़ सो रिक्वायर्ड में कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी। इफ़ सो रिक्वायर्ड में आपकी एक कंडीशन तो ये आ जाएगी कि इफ़ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड रिक्वेस्टेड, मतलब अगर जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो मुझे जो अरेस्ट किया जा रहा है तो आपके पास में वारंट है तो मुझे वो एक्चुअल वारंट दिखा दीजिए। फाइन। दूसरे क्या है, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है उसका राइट होता है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट देखने के लिए, मतलब वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देखने का किसी भी इंडिविजुअल का राइट होता है जो उसके अरेस्ट को ऑथराइज कर रहा है। फाइन। तो ये आपका क्या हो गया, इस सेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया। In short, this legal provision ensures that
When executing an arrest warrant, the responsible officer must inform the person being arrested about the essential details of the warrant. तो ये क्या है, ये जो लीगल प्रोविज़न है ये इस बात को इंश्योर करता है कि जब भी वारंट ऑफ अरेस्ट वारंट आपका एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी भी पुलिस ऑफिसर के ज़रिए या किसी दूसरे पर्सन के ज़रिए, तो ये उस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पर्सन आपका अरेस्ट होने वाला है ना, उसको सारी डिटेल दी है, जो भी आपकी वारंट में एसेंशियल डिटेल्स मेंशन की गई है उसके बारे में उस पर्सन को इन्फॉर्म किया जाए। एडिशनली इसमें एक और क्राइटेरिया लिखा है कि अगर रिक्वेस्ट की जाए, मतलब अगर आपका जो इंडिविजुअल है जो अरेस्ट हो रहा है वो अगर एक्चुअल रिटर्न डॉक्यूमेंट की रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है वारंट का उसको देखने के लिए अगर वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो भी उसको दिखाना है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपकी बरकरार आए। मतलब ये जो लीगल प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फाइन, तो ये आपका सेक्शन 75 कंप्लीट हो गया। देन वी विल मूव टू सेक्शन 76। फाइन, नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 76। तो ये जो सेक्शन 76 है ये बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। मतलब जिस पर्सन को आपका अरेस्ट किया गया है उस पर्सन को आपको बिना किसी देरी के कहाँ लेके आना है, उस कोर्ट के सामने पेश करना, उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है जिसका जुरिडिक्शन होगा उस पर्सन को क्या करने का, उस पर्सन को ट्राई करने के का। फाइन, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शेल विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर विच ही इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी दूसरा पर्सन जो कि आपका एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट और इसको एग्जीक्यूट करते हुए उसने किसी पर्सन को आपका अरेस्ट किया है, तो उस केस में बिना किसी देरी के, बिना किसी अननेसेसरी डिले के जिस पर्सन को आपका अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए बिना किसी देरी के। तो कौन सी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहाँ पर भाई लॉ रिक्वायर करता है कि उस पर्सन को उस कोर्ट में पेश होना है जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन हो उस पर्सन के ऊपर। फाइन, तो इसमें प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा है, कि प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इसमें क्या कहा है, इसमें ना ये जो प्रोवाइडेड दैट वाला कॉलम है इसमें टाइम पीरियड दे रखा है कि ये जो टाइम पीरियड है, मतलब किसी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए क्या टाइम पीरियड दिया गया है, 24 आवर्स का टाइम दिया गया है। मतलब विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसे जिस कोर्ट में उसका जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन है उस पर्सन के ऊपर उस कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाए। फाइन, पर ये जो 24 आवर्स का टाइम है ना, इसमें क्या नहीं इंक्लूड है, इसमें जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है ना, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो आपका इंक्लूड नहीं है। तो 24 आवर्स प्लस क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। टाइम ऑफ ट्रैवलिंग मतलब जहाँ से अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करके रखा गया है और वहाँ से आपका जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो भी आपका इन 24 आवर्स में आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। मतलब 24 आवर्स प्लस जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग होगा वो आपका अलाउ होगा। इसमें देखिए इसी सेक्शन में ना एक आपका यहाँ आपको दिख रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 एज टू सिक्योरिटी। तो ये जो प्रोविज़न है ना इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन 71 है ना वो क्या कहता था कि किसी पर्सन को जिसके नाम का अरेस्ट वारंट निकला है, अगर वो सेक्शन 71 के अंडर अगर वो पर्सन जो है वो बेल देने के लिए, ठीक है ना, बेल देने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है तो उस पर्सन के इमीडिएट अरेस्ट को रोका जा सकता है। तो तो ये जो आपका सेक्शन 76 का प्रोविज़न है ना ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू दी सेक्शन 71। मतलब अगर किसी पर्सन ने आपका सेक्शन 71 के अंडर अगर वो बेल के लिए और सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हो जाता है तो उस केस में जो पर्सन है ना वो आपका इमीडिएट अरेस्ट से बच सकता है।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 77 की। फाइन, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसका इंटरप्रिटेशन। एक बार मैं पढ़ देती हूँ इसको कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड बेस्ड ऑन अ वारंट, द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन मस्ट प्रॉम्प्टली ब्रिंग दैट पर्सन before the appropriate court. However, there is a maximum time limit for this process, that is 24 hours, excluding the time needed to travel from the place of arrest to the magistrate court. तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर शॉर्ट में कहें तो जो अरेस्टेड पर्सन है ना, that he should be presented in court without unnecessary delay, but this presentation must occur within the specified time frame. ओके, नाउ सेक्शन 77 जो है, सेक्शन 77 बात करता है आपका वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, मतलब वारंट जो है वो कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। फाइन, तो जो ये वारंट ऑफ अरेस्ट है ना, ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो आपका इंडिया में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग भी हम जो प्रोविजंस हैं उनको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 77 कहता है कि इफ़ ए वारंट हैज़ बीन इशूड फॉर समवंस अरेस्ट इट कैन बी कैरिड आउट एनीवेयर विद इन इंडिया। मतलब अगर किसी के नाम का अरेस्ट वारंट निकला है तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, मतलब उसके अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया में कहीं भी जाया जा सकता है। द अथॉरिटीज़ आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन व्हेन एग्जीक्यूटिंग द वारंट। मतलब जब इस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करना है तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसी स्पेसिफाइड लोकेशन तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसी एरिया में वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कहीं भी इंडिया में वो आपका ऑफिसर जो है जा सकता है। फाइन, तो ये हमारा सेक्शन 77 कंप्लीट हो गया। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 78, 79, 80 एंड 81। देन आवर दिस टॉपिक, दिस वारंट ऑफ अरेस्ट विल बी completed. So till now we have discussed section 70 to section 77. Fine, I hope this will be clear for you. तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं, आप लोगों को हेल्प मिलती है आपकी स्टडीज़ में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, उसमें आपको जो अदर वीडियोस हैं उनके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप और वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।